सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल हो। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसकी जमीन के नीचे मानो तेल का समंदर बहता हो। लेकिन उसी जमीन के ऊपर रहने वाले लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ये कैसी पहेली है? ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि इस पूरे संघर्ष के पीछे की असली कहानी क्या है, वो कहानी जो अक्सर हमें न्यूज़ के हेडलाइंस में नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर वेनेजुएला इतना अहम क्यों है? इसकी असली ताकत क्या है? और ये है वो बात जो शायद बहुतों को हैरान कर दे। वेनेजुएला दुनिया का नंबर 1 देश है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रमाणित तेल भंडार हैं। यहाँ देखिए, ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि वेनेजुएला के तेल भंडार इतने ज्यादा हैं कि वो सऊदी अरब और रूस जैसे तेल के दिग्गजों को भी पीछे छोड़ देता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन इस कहानी में एक पेच है। वेनेजुएला का ज्यादातर तेल हैवी क्रूड है। अब इसका मतलब ये कि ये तेल बहुत गाढ़ा होता है और इसे पेट्रोल या डीजल में बदलने के लिए एक बहुत ही खास और महंगी टेक्नोलॉजी चाहिए। और मुश्किल ये थी कि ये टेक्नोलॉजी वेनेजुएला के पास थी ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि दशकों तक अमेरिकी कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया। वो वेनेजुएला आती थीं, तेल निकालती थीं और ज्यादातर मुनाफा अपनी जेब में डाल लेती थीं। और वेनेजुएला, उसे अपनी ही जमीन की दौलत का बस एक छोटा सा हिस्सा मिलता था। लेकिन फिर एक ऐसा लीडर आया जिसने इस पूरे समीकरण को, इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। ये साल था 1999 और सत्ता में आए ह्यूगो शावेज। उनके राष्ट्रपति बनते ही वेनेजुएला के इतिहास में एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ और इस कहानी के केंद्र में था तेल। शावेज का संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, ये तेल हमारा है, ये वेनेजुएला के गरीब लोगों का है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी पॉलिटिक्स का, उनकी पूरी विचारधारा का सार था। और वो सिर्फ बातों पर नहीं रुके, उन्होंने एक्शन लिया। तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब उन्हें सरकार के कंट्रोल में ले लिया गया। अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया और तेल से जो पैसा आ रहा था उसे सीधे मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे सोशल प्रोग्राम्स में लगाना शुरू कर दिया। अब जाहिर है इस सब से अमेरिका खुश नहीं था। तो सवाल उठता है कि अमेरिका का असली डर क्या था? वो क्यों इतना चिंतित था? देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के लिए 3 बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पहली, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर से उसका डायरेक्ट कंट्रोल जा रहा था। दूसरी, जिसे कहते हैं एक अच्छे उदाहरण का खतरा, मतलब अगर वेनेजुएला का ये मॉडल कामयाब हो जाता तो शायद दुनिया के दूसरे छोटे देश भी अपनी आवाज उठाने लगते। और तीसरी बड़ी चिंता, वेनेजुएला ने अमेरिका के दुश्मन माने जाने वाले रूस और चीन से हाथ मिला लिया था। ये अमेरिका को अपने बैकयार्ड में एक बड़ी चुनौती की तरह लगा। तो अमेरिका ने सीधे सेना नहीं भेजी, उसने एक अलग, एक ज्यादा मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल किया। और वो हथियार था इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी आर्थिक प्रतिबंध। तो ये आर्थिक प्रतिबंध होते क्या हैं? इन्हें आप एक मॉडर्न हथियार समझ सकते हैं। इनका मकसद होता है किसी देश पर सीधे हमला किए बिना उसकी इकोनॉमी को, उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से घुटनों पर ला देना। और वेनेजुएला के मामले में यही हुआ। इन प्रतिबंधों ने एक एक करके उसकी इकोनॉमी का गला घोंट दिया। कैसे? पहला, उसके लिए अपना तेल दुनिया को बेचना ही लगभग नामुमकिन कर दिया गया। दूसरा, उसे डॉलर के सिस्टम से बाहर कर दिया गया। अब सोचिए, आज की दुनिया में बिना डॉलर के ट्रेड करना कितना मुश्किल है। और तीसरा, देश में जरूरी सामानों का आना जाना, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब रोक दिया गया। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, इसके साथ एक पॉलिटिकल दांव भी खेला गया। वेनेजुएला में सरकार थी निकोलस मादुरो की, लेकिन अमेरिका और उसके साथी देशों ने विपक्ष के नेता जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति मान लिया। जरा सोचिए इस स्थिति के बारे में, एक देश दूसरे देश का राष्ट्रपति तय कर रहा है। तो इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर इस बड़ी लड़ाई में सबसे ज्यादा कीमत किसने चुकाई? कीमत चुकाई वहां के आम लोगों ने। नतीजा उनके लिए भयानक था। एक तरफ प्रतिबंधों ने इकोनॉमी को तबाह कर दिया, तो दूसरी तरफ कई लोग सरकार के कुप्रबंधन और करप्शन को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। असर ये हुआ कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि पैसा कागज बन गया। खाने पीने की चीजों और दवाइयों की जबरदस्त किल्लत हो गई। अस्पताल खाली हो गए और लाखों, जी हाँ, लाखों लोगों को अपना घर-बार, अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स या नंबरों का खेल नहीं रह गया था। जैसा कि बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी बन गई।
एक ऐसी ट्रेजेडी जिसका सबसे बड़ा शिकार आम इंसान बना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि ये लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र की नहीं है, जैसा कि अक्सर दुनिया को बताया जाता है। इसके केंद्र में है संसाधन, ताकत और दुनिया पर कंट्रोल की एक बहुत पुरानी और गहरी लड़ाई। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आज की दुनिया में कोई छोटा देश, जिसके पास भले ही कितनी भी कुदरती दौलत क्यों ना हो, क्या वो सच में एक सुपर पावर के सामने खड़ा होकर अपनी उस दौलत पर अपना हक जता सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।